अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। बायोलॉजी का हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। और हमने देखा था कि जो भी हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन जो है एक बॉडी के अंदर, एक लिविंग बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन दो तरह से हो सकती थी। ठीक है, टू सिस्टम्स के थ्रू होती थी कोऑर्डिनेशन। कैसे होती थी? द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हमने उस टाइम इस तरह से डिफाइन किया था, द केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ठीक है, ठीक। तो आज हम ये वाला सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। और नर्वस सिस्टम को हमने किस तरह डिफाइन किया था? द इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम विच कोऑर्डिनेट्स बाय सेंडिंग द इलेक्ट्रिकल वेव्स, इलेक्ट्रिकल मैसेजेस। और ये क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा कोऑर्डिनेशन सिस्टम है बॉडी का विच सेंड्स केमिकल मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक, यहाँ पे कोई चार्जेस या इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको डिटेल में क्या चीज़ है। तो हम अब डिफाइन कर सकते हैं इसको। एंडोक्राइन सिस्टम इज व्हाट? इट इज द कोऑर्डिनेशन सिस्टम विच इन्वॉल्व्स द coordination through chemical messengers। ठीक है, और इनके जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो जो केमिकल्स हैं जो एक एंडोक्राइन सिस्टम के कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेके किसी दूसरे ऑर्गन तक जाएंगे, वो केमिकल मैसेंजर्स कौन हैं? दे आर एक्चुअली द हार्मोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हार्मोन्स। अब हार्मोन्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दीज आर स्पेसिफिक chemicals produced by an endocrine gland। अब एक न्यू वर्ड आ गया, ये क्या हो गया? वहां से हार्मोन आया और हार्मोन से एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या चीज़ है? द एंडोक्राइन ग्लैंड वो स्ट्रक्चर है जो असल में कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे। ठीक है, जैसे नर्वस सिस्टम में क्या था? द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वर द कोऑर्डिनेटर्स। तो यहाँ पे कोई ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, यहाँ पे कौन है कोऑर्डिनेटर? यहाँ पे मास्टर कौन है इस सिस्टम का? द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। ठीक, और तो एंडोक्राइन ग्लैंड हम किसको कहते हैं? ग्लैंड्स दो तरह के हो सकते हैं, द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडो वर्ड से क्या पता चल रहा है? द इनसाइड। कुछ ये जो भी फंक्शन करेगा इट इज़ इनसाइड, वो बॉडी के अंदर कहीं रिलेटेड है। ठीक है, तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनी ग्लैंड, एनी ऑर्गन हम कह सकते हैं a specialized टिश्यू या ऑर्गन। ठीक है, which produces specific hormones। हॉर्मोन्स क्या हैं? जस्ट स्पेशल टाइप के केमिकल्स हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहाँ पर? जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ये हार्मोन्स पहुंचा देगा और ब्लड उसको लेके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा जहाँ भी उसको पहुंचाना है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है कि एन एंडोक्राइन इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड स्ट्रीम के अलावा कहीं प्रोड्यूस हो। ब्लड स्ट्रीम मेंशन करना क्या ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ग्लैंड्स दो तरह के हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ग्लैंड क्या है? वो कोई भी ऐसा टिश्यू जो कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता हो, कोई केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकता हो। ठीक है, तो ग्लैंड्स दो तरह के हैं, द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या चीज़ है? एंडोक्राइन तो हमने अभी डिस्क्राइब कर दिया क्या है। ऐसा टिश्यू, ऐसा ग्लैंड जो कि हार्मोन्स को डायरेक्टली कहाँ पे एक्सक्रीट करेगा? कहाँ पे एक्सक्रीट करेगा?
ब्लड स्ट्रीम में, जो ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स को यानी जो हॉर्मोन्स को कैरी करना है ना, जिसने, जो कैरियर है इस केमिकल मैसेज को, जो कैरी करेगा, जो स्प्रेड करेगा बॉडी में, वो क्या है? द ब्लड। ठीक है, क्योंकि ब्लड तो वैसे भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो इन हॉर्मोन्स में कोई स्पेशल डक्ट नहीं होती। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कहते हैं द डक्ट लेस ग्लैंड, जिसकी खुद की कोई स्पेशल डक्ट्स, स्पेशल ट्यूब्स, स्पेशल कैनाल्स नहीं होती, स्पेशल नर्व्स नहीं होती, जिसमें ये अपने इन हॉर्मोन्स को ट्रैवल करा सके, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन तक पहुंचा सके। ठीक है, तो ये क्या करता है, जस्ट वो हार्मोन इसने प्रोड्यूस किए और उन्हें कहाँ पे भेज दिया, उसे ब्लड में इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, उसको ब्लड में ऐड कर दिया। ठीक, किसी भी नियर बाय ब्लड वेसल में ऐड कर दिया, तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, वो हार्ट से होता हुआ पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा। ठीक है, फिर वो पूरी बॉडी में हार्मोन फैल गया। अब क्या वो पूरी बॉडी को ट्रिगर करेगा? ये डिपेंड करता है वो किस नेचर का केमिकल है, उसने जिस स्पेसिफिक ऑर्गन में उसको ट्रिगर, उससे ट्रिगर होना है ना, सिर्फ वो ऑर्गन उससे ट्रिगर होगा, उसके अंडर वो यानी वो उसको सेंस करेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था, बिल्कुल बिल्कुल वैसे जैसे हमारे ईयर सेंसरी ऑर्गन है और वो सिर्फ साउंड वेव्स को सेंस करेंगे। ठीक है, वो लाइट वेव्स को सेंस नहीं करेंगे, लाइट रेज को सेंस नहीं करेंगे, वो टच और ये चीज़ों को सेंस नहीं करेंगे। इसको कौन सेंस करेगा? स्किन। ठीक है, तो जो भी ऑर्गन जिस चीज़ के लिए सेंसिटिव है वही उसको सेंस करेगा। तो इस तरह एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, यानी इनमें कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई डक्ट, कोई ट्यूब नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स को ब्लड में स्क्रीट करते हैं और वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हार्मोन पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया। ठीक है, अब वो केमिकल पूरी बॉडी में गया है। ठीक, लेकिन सिर्फ वो ऑर्गन, सपोज कि वो जो हार्मोन था वो किडनी को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो जब वो किडनी में पहुंचेगा तो जस्ट किडनी ही उस उसकी प्रेजेंस में किडनी ही कुछ खास रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स कौन शो करेगा? जस्ट कोई स्पेसिफिक ऑर्गन शो करेगा जो कि इस हार्मोन के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, जो इसको सेंस कर सकता है। बाकी पूरी बॉडीज आप कह सकते हो कि वो सेंसलेस है इस हार्मोन के लिए। बाकी पूरी बॉडी में से कोई भी ऑर्गन इस हार्मोन के लिए रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। ठीक है, सही। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पता चल गया क्या चीज़ होती है। अब मैंने कहा था एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बिल्कुल ऐसा ही ग्लैंड होता है, मतलब ऐसे ही कोई ग्लैंडुलर टिश्यू है, कोई ऐसा टिश्यू है जिसमें ऐसे सेल्स हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड हैज इट्स ओन डक्ट्स। डक्ट्स क्या होती हैं? वो केनाल्स, वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो ट्यूब्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे जो इसने हार्मोन प्रोड्यूस किया है वो उस डक्ट के थ्रू जस्ट उस एक ही ऑर्गन की तरफ जाएगा, वो ब्लड स्ट्रीम में एमिट नहीं होगा। ठीक है, ठीक। तो इसके बारे में आपने इतना ही देखना है। ठीक, और अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में इस तरह के कोई भी डक्ट वाले हार्मोन, कोई डक्ट वाली ग्लैंड्स हम नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट डक्टलेस ग्लैंड्स पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक, मेजर 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनका कलेक्टिवली फंक्शन क्या है, यानी बाकी सारे ही फंक्शन तकरीबन हमने देख लिए थे कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है एक एंडोक्राइन सिस्टम, एक अलग से एक और कोऑर्डिनेशन सिस्टम को चलाने के लिए? तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो विच आर प्योरली इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो फंक्शंस हैं द ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है, और रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। ठीक, और मेंटेनेंस ऑफ यानी कुछ होम्योस्टेसिस के प्रोसेसेस हैं, यानी ग्लूकोज एंड वाटर टू सॉल्ट बैलेंस ऑफ ब्लड।
तो इस तरह के फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? जस्ट एंडोक्राइन सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। कुछ थोड़ा सा कुछ आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कंट्रोल ब्रेन के हाइपोथैलेमस का भी होता है एंडोक्राइन के ऊपर, ठीक है। हाइपोथैलेमस में भी इस एंडोक्राइन सिस्टम को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक, ठीक है। अदरवाइज एंडोक्राइन सिस्टम इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स। बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, एक ग्लैंड होगा, ठीक है। एक ग्लैंड होगा विच इज द कोऑर्डिनेटर, ठीक। वो ग्लैंड किसी भी बॉडी कंडीशन से, स्पेसिफिकली इंटरनल बॉडी कंडीशन से स्टिमुलस मिलेगा इस ग्लैंड को, ठीक है। डायरेक्टली यही ग्लैंड स्टिमुलस रिसीव करेगा, ठीक। और फिर ये ग्लैंड क्या करेगा, इन रिटर्न हार्मोन्स सिक्रीट करेगा, ठीक है। हार्मोन्स आर द मैसेंजर, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हार्मोन बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा और अपने जिस रिक्वायर्ड टारगेट तक पहुंचेगा, सपोज किडनी, सपोज थायराइड, सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह, ठीक है। तो सपोज ये किसी एक अपने ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच गया है, ठीक है। तो वो इफेक्टर ऑर्गन कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक। इन हार्मोन्स की प्रेजेंस में कुछ भी मॉडिफिकेशन लाएगा अपने फंक्शन में, ठीक। मेजर 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिनमें से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड को ही पढ़ेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड से क्या समझ आ रहा है, यानी जैसे ब्रेन को हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा था, उसको हम मास्टर कह सकते हैं नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो इसी तरह इस एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर कौन है, द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसके बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, जिनमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो बाकी ग्लैंड्स को, इसी जैसे दूसरे ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन सिस्टम के अदर 5 ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। कब उनको ट्रिगर करना है, कब उनको मैसेज देना है कि वो अपने हार्मोन्स रिलीज करें, ठीक है। कब उनको ट्रिगर करना, कब उनको ये मैसेज देना है कि वो अपने हार्मोन्स रिलीज करना स्टॉप करें, ठीक है। दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करता है डायरेक्टली, द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब इसके 2 लोब्स हैं, द एंटीरियर लोब एंड द पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब, मेजर फंक्शन एंटीरियर लोब का है, ठीक है। मेजर और इंडिपेंडेंट फंक्शन अगर आप कहो तो वो एंटीरियर लोब का है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर लोब है वो काम करता है अंडर द एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी वो ब्रेन के कंट्रोल के अंडर है, पोस्टीरियर लोब इसका। सही। तो एंटीरियर लोब, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी लोकेशन क्या है, असल में जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, यहाँ मिड पे हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। ये थैलेमस और इसके नीचे यहाँ हाइपोथैलेमस, ठीक। तो इस हाइपोथैलेमस से ही कनेक्टेड इस तरह से एक पी ग्रेन की साइज जितना, एक मटर के दाने के साइज जितना छोटा सा एक ग्लैंड होता है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने इस तरह से 2 लाइंस डिस्टिंग्विश नहीं हो रही हैं, ठीक। सपोज ये इसका एंटीरियर लोब है, तो इसका फिर यहाँ से इस तरह से एक पोस्टीरियर लोब भी है, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड असल में 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। जनरली अगर हम देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो नेचर के टू टाइप्स के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, सिक्रीट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे अनकाउंटेबल हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, लेकिन अगर हम क्लासिफाई करें उनको
उनके फंक्शन की बेस पे। तो मेजर 2 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन्स होते हैं विच ट्रिगर द अदर ग्लैंड्स, और एक सेट ऑफ हार्मोन है विच डू नॉट ट्रिगर द अदर ग्लैंड। वो क्या करते हैं, दे डायरेक्टली कंट्रोल द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, ऐसे हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड्स को, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी जिनका टारगेट दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे हार्मोन्स को हम ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ठीक। और कुछ हार्मोन्स हैं ट्रॉफिक के अलावा, बाकी सारे हार्मोन्स जो ट्रॉफिक इन नेचर नहीं है उन्हें हम अदर हार्मोन्स कह सकते हैं। और उनका क्या काम है, देयर टारगेट या फिर दे इफेक्ट, हम सिंपली लिख देते हैं, दे इफेक्ट द अदर बॉडी पार्ट्स अदर देन ग्लैंड्स। ठीक है, या दे इफेक्ट बॉडी पार्ट्स डायरेक्टली ग्लैंड्स के अलावा। ठीक है, सही। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से। पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों लोब्स में से डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले हम एंटीरियर लोब देखते हैं। एंटीरियर लोब में बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से जो मेजर है, एक है द सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, सोमैटोट्रोफिन, सोमैटोट्रोफिन इज द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटर है ये। ठीक है, जब सोमैटोट्रोफिन लार्ज अमाउंट में रिलीज हो रहा होगा तो बॉडी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, सोमैटोट्रोफिन लेस अमाउंट में रिलीज हो रहा होगा तो ग्रोथ बहुत कम होगी। ठीक है, सोमैटोट्रोफिन एब्सेंट है तो ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक, इसको हम ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और अगर इन अर्ली एजेस में, जिसमें अभी मेच्योरिटी नहीं हुई होती, यानी जो बचपन का टाइम होता है, ठीक है, अगर अर्ली एजेस में दो कंडीशन आ सकती हैं। एक तो नॉर्मली सोमैटोट्रोफिन प्रोड्यूस हो रहा है, हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है अर्ली एजेस में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है, हमारी हाइट बहुत बढ़ रही होती है। ठीक, हमारी हड्डियाँ और ये सब सारे ऑर्गन्स बढ़ रहे होते हैं। तो जो अर्ली एजेस हैं उसकी दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर सोमैटोट्रोफिन के लेवल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मीन्स सम हाउ किसी भी वजह से सोमैटोट्रोफिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, मीन्स एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रोड्यूसिंग मोर सोमैटोट्रोफिन देन द नॉर्मल लेवल। बहुत ज़्यादा सोमैटोट्रोफिन प्रोड्यूस हो रहा है, इफ़ हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है इन अर्ली एज, ये जब बचपन का टाइम है। ठीक, तो उस टाइम पे क्या होगा, ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ फास्ट होगी तो इस तरह की जो बॉडी बहुत ज़्यादा एकदम से बड़ी हो जाएगी, एबनॉर्मली बॉडी इनलार्ज हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे द जाइजेंटिज्म। ठीक है, जाइंट बन गया है एक इंडिविजुअल। ठीक, एबनॉर्मल कंडीशन है ये एक। ठीक है, क्यों होती है, किसी भी रीज़न की वजह से जब सोमैटोट्रोफिन नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रिलीज हो रहा हो तो, और वो क्या टाइम हो, लाइफ का अर्ली एजेस का टाइम हो। ठीक है, यानी ग्रोथ वाला टाइम हो। ठीक, तो क्या होगा, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा लार्ज साइज हो जाएगा बॉडी का, और ऐसी कंडीशन को एबनॉर्मली जो लार्ज हो गया है बॉडी साइज, इसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। ठीक है, द बॉडी इज अ जाइंट। ठीक, और एक और कंडीशन हो सकती है जब अर्ली एजेस में ही न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या किसी भी वजह से सोमैटोट्रोफिन की अमाउंट बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सोमैटोट्रोफिन आर लेस इन अमाउंट देन द नॉर्मल लेवल, जो नॉर्मल लेवल चाहिए था उससे कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या है, यही ग्रोथ रेगुलेट कर रहे हैं ना, तो ग्रोथ प्रमोट नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत कम ग्रोथ होगी। ठीक है, सोमैटोट्रोफिन कम है तो ग्रोथ बहुत कम होगी, नॉर्मल से साइज छोटा रह जाएगा। ठीक है, तो वो जो जिसे हम बोना कहते हैं ना आम जबान में, ठीक है, ड्वार्फ जिसे हम कहते हैं, ठीक, तो वो वाली कंडीशन आ जाएगी, वो भी एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे द ड्वार्फिज्म। ठीक है,
अब ये तो हमने देखा है कि अगर अर्ली एजेस में सोमेटोट्रोफिन लेवल हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो जाइजेंटिज्म एंड द ड्वार्फिज्म इज द रिजल्ट, और ये दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। लेकिन अगर अर्ली एजेस गुजर चुकी हैं, यानी जो हमारी प्राइमरी ग्रोथ वाला टाइम था, जो जिसमें हमारी हाइट बढ़नी थी, बॉडी साइज इंक्रीज होना था, वो सब गुजर चुका है और मेच्योर एज आ चुकी है, ठीक है। तो इन मेच्योर एज अगर सोमेटोट्रोफिन का लेवल बढ़ता है, ठीक है, मेच्योर एज में सोमेटोट्रोफिन का लेवल थोड़ा कम ही रहता है, ठीक, क्योंकि अब ग्रोथ की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सोमेटोट्रोफिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, तो क्या होगा, मेच्योर एज में जाइजेंटिज्म की कंडीशन तो नहीं होगी, जस्ट क्या होगा, जस्ट बॉडी ऑर्गन्स इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है, जैसे हाथों का साइज जो नॉर्मल होता है वो उससे अच्छा खासा बड़ा हो जाए, ठीक है, बहुत मोटे मोटे हाथ हो जाएं, ठीक, तो वो भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। जॉ बोन जो है आपकी, वो भी बहुत इनलार्ज हो जाए, ठीक है, फेस बहुत बड़ा सा हो जाएगा, ठीक, लेग्स आर्म्स बहुत लार्ज हो जाएं। तो आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है कि व्हेन द सोमेटोट्रोफिन लेवल इज इंक्रीजेज फ्रॉम द नॉर्मल इन मेच्योर एज, तो इससे क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, बॉडी एक्सट्रीमिटीज इनलार्ज होंगी। तो वो जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज का वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब है, आप इसको ऐसे देखो कि अगर ये हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, तो वहां से जो भी चीज एज अपेंडिक्स, सॉरी, जो भी अपेंडिजेस है ना, अपेंडिजेस मतलब जो नॉर्मल सेंट्रल एक्सिस से अवे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांचिंग की फॉर्म में है। जैसे कि हमारा जो सेंट्रल जो हमारा ट्रंक है, उससे क्या क्या चीज़ें अवे मूव कर रही होती हैं, हमारे शोल्डर्स, हमारे आर्म्स, हमारे हैंड्स, ठीक है, हमारी लेग्स, ठीक। तो आप बॉडी एक्सट्रीमिटीज से किस चीज़ को कंसिडर करोगे, बॉडी एक्सट्रीमिटीज इंक्लूड, मेनली दे इंक्लूड द लिम्स, ठीक है, लिम्स मतलब लेग्स, आर्म्स, हैंड्स, फुट, ठीक है, और जॉ, ठीक है, जॉ भी इसी में आता है, सही। तो ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी एक्सट्रीमिटीज इनलार्ज हो जाएंगी, जस्ट स्पेसिफिक ऑर्गन्स इनलार्ज हो जाएंगे नॉर्मल से, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे द एक्रोमेगाली। इसको कैसे याद रखोगे, बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो आप इतने सारे कैसे याद रखोगे, इसको आप तो याद करोगे द जायंट से, ठीक है, जाइजेंटिज्म, जायंट आपने वर्ड याद रखना है, ठीक है, जायंट मीन्स नॉर्मल से कुछ ज़्यादा बड़ा, ठीक है, और डॉर्फ बोने को कहते हैं, ठीक है, तो डॉर्फिज्म इज साइज में छोटा रह जाना, ठीक, कद छोटा रह जाना, ठीक है। और ये क्या है, द एक्रोमेगाली, इसको कैसे याद रखोगे, मेगा इसमें आ रहा है, MEGA, मेगा वर्ड, मेगा स्टैंड्स फॉर लार्ज साइज, ठीक है, तो एक्रोमेगाली मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये तो हो गए, ये तो हमने एंटीरियर लोब का जस्ट वन हार्मोन देखा है, ठीक है, और ये भी देखा है कि उस अगर वो रेगुलेट नहीं रहता, यानी उसकी अमाउंट कम ज़्यादा हो जाती है, तो क्या कंडीशंस आ सकती हैं। इसके अलावा एंटीरियर लोब में कुछ और हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि द TSH, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, TSH एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं। TSH स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है, दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स या एक्टिवेट्स द थायराइड। और थायराइड क्या है, थायराइड ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे गले में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो TSH हार्मोन एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस होता है, ठीक, ब्लड के थ्रू वो थायराइड ग्लैंड तक पहुंचता है, और थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर करता है कि थायराइड अपने अपने हार्मोन्स की या तो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करे या उनका लेवल इंक्रीज करे, ठीक है, ज़्यादा TSH प्रोड्यूस होगा तो थायराइड ग्लैंड भी अपने हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
तो TSH का क्या काम है? टू स्टिमुलेट, टू एक्टिवेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा इंटीरियर लोब के कुछ और हार्मोन्स हैं विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, जैसे ये थायराइड को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा होते हैं एक और ग्लैंड है द एड्रिनल ग्लैंड, जैसे थायराइड ग्लैंड है जो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, ऐसे एड्रिनल ग्लैंड है जो कि हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, किडनी के साथ अटैच्ड होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करने के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ही रिलीज होते हैं, ठीक है। तो हमने कितने देखे हैं? मेजर 3 देखे हैं, जिसमें सोमेटोट्रोफिन है। सोमेटोट्रोफिन क्या है? इट इज़ द ग्रोथ हार्मोन और ये बॉडी सेल्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है, यानी बॉडी की ग्रोथ इंक्रीज करता है, ठीक। इसके अलावा जो 3 क्लासेस हैं द सोमेटोट्रोफिन 3 हार्मोन्स हैं। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो द TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर करता है, यानी ये एक ट्रॉफिक हार्मोन है, ठीक है। फिर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, और ये हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड को ट्रिगर करते हैं टू प्रोड्यूस इट्स ओन हार्मोन्स, कि वो एड्रिनल ग्लैंड अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे, ठीक है। ठीक, तो हमने ये 4 टाइप के हार्मोन्स पढ़े हैं एंटीरियर लोब के, ठीक। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर लोब का फंक्शन। पोस्टीरियर लोब बिहाइंड द इंटीरियर लोब प्रेजेंट होती है, और इसमें इसके 2 टाइप के हार्मोन्स हैं, ठीक है। और ये दोनों ही जो भी हार्मोन्स मैं यहाँ मेंशन करने जा रही हूँ, ये हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, अब आपने याद रखना है, ये हाइपोथैलेमस से एक्चुअली प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस का जो टिश्यू है वो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है ना, ठीक। तो हाइपोथैलेमस का ये फंक्शन भी है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैसे? हाइपोथैलेमस ये 2 टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा और इनको स्टोर कर देगा पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में, और फिर कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेंगे, और जब इन्हें रिलीज करना होगा, जब ट्रिगर आएगा, जब स्टिमुलस आएगा, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी विल रिलीज दीज 2 हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम, और फिर ये अपना अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पोस्टीरियर लोब में जो हार्मोन्स हैं 2 तरह के हैं, द वेसोप्रेसिन हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये 2 हार्मोन्स हैं। अब वेसोप्रेसिन का बहुत सिंपल सा काम है। वेसोप्रेसिन को हम ADH हार्मोन भी कहते हैं, द ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये जो नाम है इसी से इसका फंक्शन हमें शो हो रहा है। एंटी मीन्स ऑपोजिट, डाययूरेटिक मीन्स अ डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, डाइल्यूट यूरिन याद रखना आपने। डाइल्यूट यूरिन का क्या मतलब है? विच हैज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, ठीक है। तो ये तो इसके साथ तो एंटाई लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? क्या डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा बॉडी में? नहीं, ठीक है। ये क्या करता है? डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस होने से रोकेगा, ठीक। वेसोप्रेसिन हार्मोन या ADH हार्मोन क्या काम करता है? ये करता क्या है? जो यूरिन कौन प्रोड्यूस करता है? किडनी। तो ये किडनी के सेल्स यानी नेफ्रॉन्स को जाके इफेक्ट करता है। नेफ्रॉन्स को ये मैसेज देता है दैट यू हैव टू प्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब बॉडी को पानी की ज़रूरत है, ठीक। जब बॉडी में वाटर लेवल कम होगा तो फिर पोस्टीरियर जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को ही हम थर्स्ट सेंटर भी कहते हैं। थर्स्ट सेंटर मतलब जहाँ जो हमारी थर्स्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है, प्यास को, ठीक। तो जब हमें प्यास लगेगी मीन्स जब हमें प्यास लगेगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्यास लग रही है, हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो रही है? हाइपोथैलेमस हमें अवेयर करेगा इस चीज़ से कि दैट यू आर फीलिंग थर्स्टी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को ही हम थर्स्ट सेंटर भी कहते हैं,
ठीक। तो क्या होगा जब हमारी बॉडी के हमारे ब्लड के अंदर वाटर बहुत कम होगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस उसको आइडेंटिफाई कर लेगा दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक, बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज चल रही है, ठीक। फिर ये क्या करेगा, अब ऐसा ना हो जाए कि जो किडनी है वो यूरिन को डाइल्यूट बनाने के चक्कर में सारा जो वाटर है ब्लड से यूरिन में डाल दे, ठीक है, किडनी यही काम करता है ना, ठीक। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस ये हार्मोन वेसोप्रेसिन हार्मोन पोस्टीरियर को ट्रिगर करेगा, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करेगा दैट यू हैव टू रिलीज दिस हार्मोन इन द ब्लड। तो ये हार्मोन ADH हार्मोन ब्लड में रिलीज हो जाएगा। जब वो ब्लड किडनी तक पहुंचेगा तो किडनी के सेल्स उसको सेंस करेंगे, ठीक है। ये ब्लड, यही ब्लड ब्रेन में भी जाएगा, यही ब्लड ADH लेकर हार्ट में भी जाएगा, यही ब्लड हमारे मसल्स में भी जाएगा, लेकिन कोई भी इससे ट्रिगर नहीं होगा। कौन ट्रिगर होगा, जस्ट नेफ्रॉन्स, ठीक है, किडनी ट्रिगर होगा इससे सिर्फ, ठीक है, बिकॉज किडनी इज सेंसिटिव फॉर दिस, ठीक है। तो क्या होगा, जो किडनी के सेल्स होंगे यानी नेफ्रॉन्स होंगे, वो हमने वहाँ पे जो मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें क्या था कि पहले वाटर ब्लड से किडनी सेल्स में जाता है और फिर किडनी सेल्स से वापस जितना वाटर रिक्वायर्ड है ना बॉडी को, ठीक है, उतना वाटर वापस ब्लड में डिफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है, सही। और बाकी का जितना वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो बॉडी से रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो जब ADH हार्मोन, जब वाटर शॉर्टेज चल रही है बॉडी में तो हाइपोथैलेमस से ज़्यादा ADH हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। ADH हार्मोन क्या करेगा, जब बहुत ज़्यादा ADH हार्मोन रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, ADH हार्मोन एब्जॉर्प्शन को नहीं रीएब्जॉर्प्शन को ट्रिगर करता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ADH हार्मोन रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है, ठीक, यानी फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड, ठीक है। ज़्यादा ADH है तो ज़्यादा मोर वाटर विल रीएब्जॉर्ब फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड, ठीक है, ठीक। तो क्या होगा एज ए रिजल्ट, ज़्यादा वाटर ब्लड में आ गया, लेस वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द नेफ्रॉन। तो जो यूरिन बॉडी से जो यूरिन एक्सक्रीट होगा वो यूरिन वो यूरिन के अंदर क्या होगा, डाइल्यूट नहीं होगा, वो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक। जब ADH हार्मोन प्रेजेंट है तो यूरिन इज नॉट डाइल्यूट, यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाटर बॉडी में सेव किया गया है, ठीक। इसी का ऑपोजिट देखते हैं, जब ब्लड के अंदर इनफ वाटर प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस तक वो ब्लड जा रहा है, हाइपोथैलेमस उसको चेक कर रहा है कि दैट देयर इज इनफ वाटर प्रेजेंट इन द ब्लड, तो ठीक है, इट्स फाइन, ADH इतना ज़्यादा रिलीज नहीं करना, ADH को पोस्टीरियर लोब में ही स्टोर रहने दो, ठीक है, ADH ब्लड में रिलीज नहीं करना, ठीक। तो क्या होगा, ADH की एब्सेंस में नेफ्रॉन से ज़रा कम रीअब्जॉर्प्शन होगी और ऐसी कंडीशन में डाइल्यूट यूरिन फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया। लेकिन अब अगर ADH की रेगुलेशन में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए कि ADH किसी तरह से ब्लड के अंदर बिला वजह, ठीक है, विदाउट नीड, वो जो हमने पहले जो कंडीशन देखी थी, जो एंटीरियर लोब का सोमेटोट्रोफिन हार्मोन था, वो नीड के ऑपोजिट जा रहा था, ठीक है, यानी जितनी उसकी नीड है वो उसके ऑपोजिट जा रहा है और एक एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही समहाउ कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए बॉडी में, कुछ मेल फंक्शनिंग हो जाए कि जो बॉडी के अंदर वाटर भी कम है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ADH हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा, ठीक है, समहाउ ADH हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा, तो क्या होगा, वो सारा का सारा वाटर नेफ्रॉन जो हमें चाहिए था, हमारी बॉडी को चाहिए था, वो नेफ्रॉन उसको वापस रीअब्जॉर्ब तो कर नहीं रहा, वो सारा का सारा डाइल्यूट यूरिन बनाने में यूज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो जब बॉडी में वाटर शॉर्टेज भी चल रही है तब भी ADH हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, ठीक है, ADH को रिलीज होना चाहिए था ना, तब भी अगर ADH रिलीज नहीं हुआ, ADH की बहुत कम अमाउंट रिलीज हुई है, तो ऐसी कंडीशन में वाटर बॉडी में और ज़्यादा वाटर शॉर्टेज हो जाएगी और यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं व्हेन नो ADH इज प्रोड्यूस्ड या वेरी लेस अमाउंट ऑफ ADH इज प्रोड्यूस्ड, तो यूरिन बहुत डाइल्यूट होगा। जब डाइल्यूट यूरिन होगा मतलब लार्ज वॉल्यूम है यूरिन का, तो एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, यानी बार बार आपको नीड होगी कि यूरिन आपने रिलीज करना है, ठीक है। उसके बाद
एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है, आपकी बॉडी में वाटर शॉर्टेज भी हो रही है और डाइल्यूट यूरिन भी बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं द डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, इंस्पाइडस भी कह सकते हैं, ठीक। तो आपने इस तरह की आपने ऑब्जर्व किया होगा कॉमनली कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं कुछ, उनको भी एक्सेसिव यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो इसी वजह से होती है दैट उनकी बॉडी इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस ADH इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। ADH लेवल बहुत कम होता है उनकी बॉडी में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उनका यूरिन बहुत डाइल्यूट फॉर्म में होता है और एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, बेशक वो वाटर इनटेक करें या ना करें, ठीक है। ये तो हो गया वेसोप्रेसिन यानी ADH हार्मोन, ठीक। द सेकेंड हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड वो है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या है, इसको हम किस तरह से देखते हैं, ये रिप्रोडक्शन को आप कह सकते हैं समहाउ, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब बॉडी में ऑक्सीटोसिन सिर्फ 2 कंडीशंस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हाई अमाउंट में। एक तो तब जब कोई मैमल है, जब कोई फीमेल मैमल है और इट इज़ गिविंग द बर्थ, तो वो किसी बेबी को, किसी न्यू बॉर्न को बर्थ दे रही है, तो उस टाइम ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, यूट्रस की वॉल्स को इस तरह से करने पे मजबूर करता है, ठीक है। तो जब हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है, यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बर्थ प्रोसेस प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, द ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ejection or production of milk in animals, ठीक है, सही। तो एक बात तो क्लियर होगी कि ये जस्ट फीमेल मैमल्स में होगा, नॉट इन द मेल मैमल्स, ठीक। ठीक है, यहाँ तक पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में देखेंगे कि फर्दर कौन से ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं।